था आपको? अवार्ड मिलेगा? जूते मार रही है पब्लिक कांग्रेस वालों को जूते मार रही है, जूते। They are workers of Indian Youth Congress, and their name is first is that we have written is Krishna Hari. और फिर उसके अंदर आपने कॉन्स्पिरेसी 120 भी धारा लगा के आप कह रहे हो कि आप अन्य लोगों को भी उसके साथ पूछताछ करो, जो भी यूथ कांग्रेस का साथी उनकी धरपकड़ चल रही है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। 20 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में ये जो घटना घटी, आपने जिसकी झलकियां देखी, अगर उसे देखकर आपके मन में रोष नहीं उमड़ रहा है, आपके मन में गुस्सा नहीं भड़क रहा है, क्षोभ की लहर नहीं उठ रही है और आक्रोश की आग नहीं सुलग रही है, तो आप वास्तव में भारतीय भावना से विमुख हैं। यह वह निर्णायक क्षण है जब हर सच्चे भारतीय को अपने राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और आत्मसम्मान का जीवन प्रमाण देना होगा। भारतीय होने का असली अर्थ सिद्ध करने का समय आ गया है, अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित करने का समय आ गया है। और जिस क्रूर और जिस शर्मनाक तरीके से ये भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है आईवाईसी के, इन्होंने भारत मंडपम में घुसकर जिस तरह से देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है, देश की गौरव को धूल चटाया है और संप्रभुता पर सीधा हमला बोला है, यह कोई साधारण राजनीतिक विरोध नहीं है। यह एक सुनियोजित, घिनौना और प्रायोजित कृत्य था जिसका एकमात्र उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की छवि को कलंकित करना था, उसकी प्रगति को बदनाम करना था और विदेशी मेहमानों के सामने देश को शर्मसार करना था। यह एक आतंकवाद का हमला था, एक आतंकवादी हमला था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आखिरी दिन था। प्रगति मैदान के विशाल भारत मंडपम में 125 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि, कई राष्ट्राध्यक्ष, गूगल के और ओपन एआई के और माइक्रोसॉफ्ट आदि के जो वैश्विक लीडर्स थे वो आए हुए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां मौजूद थी। इस हर सत्र में भारत की डिजिटल क्रांति, डिजिटल सफलता, यूपीआई की वैश्विक ताकत और मेक इन इंडिया की उपलब्धियों की खुलकर प्रशंसा हो रही थी। पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने भावुक भाषण में कहा था कि अगर 10 साल पहले जब मुंबई की सड़कों पर रेहड़ी पटरी वाले जो विक्रेता थे वो नगद लेन देन करते थे, आज वो मोबाइल से यूपीआई ट्रांजैक्शन निर्बाध रूप से कर रहे हैं। यह भारत का चमत्कार है और उन्होंने लास्ट में जोर से कहा, जय हो। यह भारत की उड़ान का, उसकी वैश्विक पहचान का, उसकी सॉफ्ट पावर का जीता जागता प्रमाण है। दुनिया भारत को सलाम कर रही है, निवेश कर रही है, साझेदारी कर रही है, लेकिन ठीक उसी समय जब भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, भारत से जलने वाले, उसकी तरक्की से बौखलाए ये जो तत्व है, इसको एक पार्टी का नाम दिया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है और वो व्याकुल है। सबसे ज्यादा जलन और घृणा कांग्रेस पार्टी और उसके युवा दिल में थी, क्योंकि इसको सत्ता नहीं पाने की बौखलाहट है। उसने अपने सबसे घटिया, सबसे घिनौना खेल खेला है। युवा कांग्रेस के लगभग 12-15 कार्यकर्ताओं ने बाकायदा क्यूआर कोड से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के वैध प्रवेश प्राप्त किया। स्वेटर और जैकेट पहनकर अंदर पहुंचे थे ताकि स्कैनिंग में उनके टी शर्ट्स नहीं दिखे, जो जिन्होंने टी शर्ट्स थे। फिर एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 में पहुंचे, वहां बोर्ड के सामने खड़े हुए, अचानक अपनी जैकेट और टी शर्ट उतार दी। अर्धनग्न होकर, शर्टलेस होकर उन्होंने सफेद टी शर्ट्स लहराई जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी थी। साथ में पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स जैसे आपत्तिजनक और भड़काऊ स्लोगन लिखे हुए थे। वो नारे लगाने लगे, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड, देश बिक रहा है। और वही पोस्टर का जो नैरेटिव था जो राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि लोकसभा में कई बार उठाया। वही कांग्रेस की जो महिला सांसद जो थी, वो जो एक पोस्टर लेकर गई थी पीएम की सीट के सामने, आपको याद होगा। ये सारा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। स्वतः स्फूर्त गुस्सा नहीं था। यह पूरी तरह से नियोजित, प्रायोजित और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था।
एक निर्देशित हमला था, लेकिन रिएक्शन जो आया पुलिस वगैरह प्रशासन की वगैरह से बाद में आया, आम जनता की तरफ से आया। कुछ ही मिनटों में वहां जो मौजूद तो भारतीय प्रतिनिधि थे, दर्शक थे, वहां जो सामान्य नागरिक थे जो देखने गए हुए थे, उन्होंने इन्हें घेर लिया। उनके साथ बहस की, उनके साथ उन्हें मारा पीटा और उन्हें भगा दिया गया, उनसे टी शर्ट छीन ली। दिल्ली पुलिस तो देर से आई, हालांकि दिल्ली पुलिस भी आई और उसने फौरी कार्रवाई की। 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 4-5 लोगों की पहचान भी की गई है। गिरफ्तारी कहा जा रहा है कि सबकी की गई है, लेकिन अभी ऑफिशियली 5 लोगों का गिरफ्तारी दिखाया गया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। They are workers of Indian Youth Congress, and their name is first is that we have retained is Krishna Hari. He is National Secretary, age 35, hailing from Bihar. Second is Kundan Yadav. He is also from Bihar. He is National Secretary, Bihar from the state of Bihar only. Third is Ajay Kumar. He is Vice President of Eastern area of Uttar Pradesh in the Indian Youth Congress. And fourth is Narasimha Yadav. He is from Telangana. He is National Coordinator of Indian Youth Congress. हालांकि इस एफआईआर कितनी वीक रहेगी इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे शर्मनाक बात जो आई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु चिप का था। उसने कहा कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, यह बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई। ये देखिए, ये शांतिपूर्ण तरीका था इनका। एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देश को बदनाम करना एक शांतिपूर्ण तरीका है। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं जिनसे भी मीडिया पहुंच में आई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सबने चुप्पी साध ली। पार्टी हाईकमान ने कुछ बोलने की बजाय बिल्कुल किनारा कर गए, और जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहा है तो पार्टी हाईकमान क्यों उसकी निंदा करेंगे। स्पष्ट हुआ कि यह कार्यकर्ता जो है वो विदेशी मेहमानों, लीडर्स के सामने जो शर्मनाक हरकत कर रहे हैं वो एक सुनियोजित साजिश है, और पूरा बाकायदा एक उनको तरीका बताया गया कि कैसे वो वहां घुसे प्रगति मैदान जैसे सुरक्षित इलाके में, कैसे जहां क्यूआर कोड से रजिस्टर्ड करके एंट्री हो रही थी, रजिस्ट्रेशन करके उसमें किस तरह से वो साजिश के तहत घुस के अपने देश को बदनाम करें। इसके पीछे राहुल गांधी का दिमाग था या नहीं था यह बाद में क्लियर होगा, लेकिन आपको राहुल गांधी का अगर अपना इतिहास बताऊं तो वो आपको मतलब वो जो उनकी मानसिकता है वो बताऊं कि वो विदेश में जाते हैं जब पढ़ाई करने तो वहां अपना नाम बदल देते हैं, राहुल विंशी कर लेते हैं। अब इस केस पर भी सुनवाई चल रही है, सरकार की लापरवाही है कि ये धीरे धीरे केस इतने दिनों तक लटका हुआ है, अदरवाइज इस पर तुरंत फैसला आना चाहिए, लेकिन वो फैसला अभी पेंडिंग है अरसे से। राहुल गांधी का अगर देश के प्रति जरा भी सम्मान होता या प्रेम होता तो सबसे पहले तो इनको डिसोन करते, बोलते कि नहीं ये हमारे लोग नहीं है, इसकी देश की प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो इसमें हम नहीं है। लेकिन वास्तव में उनकी चिंता कुछ और है, उनकी चिंता चीन है, उनकी चिंता जो बॉर्डर है वो है, उनकी चिंता भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत की संप्रभुता है, प्रतिष्ठा है, उस पर वो सीधा हमला करना चाहते हैं और दुनिया की नजरों में भारत को नीचा दिखाने की ये जो घटिया कोशिश करते हैं। समिट में फ्रांस से राफेल डील, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे निवेश की बात हो रही थी जिसका राहुल मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कांग्रेस बौखलाई थी इसलिए उसने इस तरह के गुंडे, इस तरह के आतंकवादियों को भेजा। अब समय आ गया कि राहुल गांधी से हर जगह सवाल पूछा जाए, आप भारत के खिलाफ क्यों हैं? भारत की सफलता आपको क्यों खलती है? दुश्मनों की प्रशंसा आप क्यों करते रहते हैं? संसद में किरण रिजिजू साहब ने कहा था कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं कहता हूं वो सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान सबके लिए खतरा है। उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत उनकी हटाई जानी चाहिए। ये जो गुंडे हैं इनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई जानी चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये किसके इशारे पर आए थे।
गांधी परिवार का मौन जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो सब कुछ जानते हैं, कि उन्होंने ही कराया है ये सब। आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस कैसे एक राष्ट्र विरोधी संगठन है। मैं आपको यूपीए के शासनकाल से बताऊंगा कि कैसे हुआ ये कांग्रेस का जो एक्सपोज मैं कैसे करना चाह रहा हूं। कांग्रेस ने ही सबसे पहले, आपको याद होगा, 2008 में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा था। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम आदि थे, उन्होंने एक शब्द गढ़ा, एक टर्म गढ़ा, सैफरॉन टेरर। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम विस्फोट हुआ, 6 मौतें हुई, 90 घायल हुए। किसने करवाया इसकी सच्चाई आज तक नहीं पता चल पाई, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने इसे हिंदू चरमपंथी ग्रुप, उसमें अभिनव भारत आदि का नाम जोड़ दिया और साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद आदि पर पूरा का पूरा एक मुकदमा चलाया गया। साध्वी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। साध्वी प्रज्ञा की जो सामाजिक गतिविधियां थी उसको ब्लास्ट से लिंक करने की कोशिश की गई। कहा गया कि ये जो जांच का एक बहाने से हिंदू संगठनों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। मिलिंद जोशी राव जो इसके एक विटनेस थे और उसको बाद में वो सैल हुए, उन्होंने 2025 के एनआई कोर्ट के फैसले में कहा था कि एटीएस ने उन्हें अवैध हिरासत में रखा, टॉर्चर किया और उन पर दबाव डाला कि योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, प्रोफेसर देवधर आदि के वो नाम लें। कहा गया कि अगर नाम ले लोगे तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो टॉर्चर जारी रहेगा। एक और आरोपी थे सुधाकर चतुर्वेदी। उन्होंने 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि जांचकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की थी। साध्वी प्रज्ञा ने भी हाल में कहा है कि उन्हें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत आदि के नाम लेने के लिए बुरी तरह टॉर्चर किया गया। उनको बेल्ट से पीटा गया, उनके शरीर पर पटरे रखकर उनको दबाए गए, उनके शारीरिक उत्पीड़न किया गया और मानसिक दबाव उन पर डाला गया। बहुत कुछ हुआ। बाद में 31 जुलाई 2025 को एनआई कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और बोला कि जो एटीएस जो है उसने मनगढ़ंत आरोप गढ़े थे और उसके जो बयान थे सारे, उसका कोई सबूत नहीं मिला, कोई लिंक नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत से मिलते हैं और वहां हिंदुत्व टेरर की बात करते हैं। यह हिंदू समाज को आतंकवादी करार देकर मुस्लिम वोट बैंक बनाने की एक साजिश है। यूपीए शासन में ही 2004 से 2014 के बीच 27 बड़े हमले हुए, आतंकवादी हमले। सन 2008 में 26/11 जैसा जघन्य हमला हुआ जिसमें देश विदेश के 150 से भी ज्यादा बेकसूर लोगों की मौतें हुई। पाकिस्तान से आतंकी आते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। हालांकि इस हमले में एक प्राकृतिक न्याय भी हुआ। महाराष्ट्र एटीएस के जो प्रमुख थे, जिस हेमंत करकरे ने हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई थी सरकार की चमचागिरी में, कांग्रेस सरकार की चमचागिरी में, उसको आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। चर्चा तो यहां तक थी कि हेमंत करकरे अदालत में एक्सपोज होने के डर से या जिस किसी भी कारण से अपना बयान पलटने की तैयारी में थे और इस बात की भनक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लग गई और इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्हें सबसे पहले यह निर्देश दिया कि इस आदमी को हटा दो और सबसे पहला आतंकियों ने उन पर हमला बोला। अब आपको एक और घटना बताता हूं, तो 2008 की ही है। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन के आतंकियों ने उनके हमला बोला और उनके खिलाफ पुलिस की जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी उसमें आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद 2 लोग मारे गए और कुछ अन्य आतंकी जो थे सैफ मोहम्मद, आरिज खान आदि भागने में कामयाब रहे, जबकि एक आरोपी जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे दिल्ली पुलिस के एक बहादुर पुलिस अधिकारी मोहन चंद शर्मा इस घटना में शहीद हो गए। इस वारदात को जो सबसे दुखद, जो सबसे शर्मनाक पहलू यह रहा वो था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रुख। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक बयान जारी कर कहा था कि सोनिया जी रात भर रोती रही, इसलिए नहीं कि एक देशभक्त पुलिस अधिकारी शहीद हो गया, उनको इनके मारे जाने का किसी को कोई दुख नहीं था पूरे कांग्रेस में। उनको जो दुख था
वो एक मासूम आतंकियों को क्यों मार दिया गया। यह बाकायदा सलमान खुर्शीद का बयान अभी भी है, आप गूगल पर खोजिएगा मिल जाएगा। इसके बाद एक और अगला सबूत आपको बताता हूं। 2010 में मई महीने में 25 खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया गया। एक उनमें से बाद में पठानकोट हमले का हैंडलर भी बना था। संबंधों में सुधार लाने की जो कोशिश थी केंद्र सरकार की उस समय, उसके तहत ये जो हैंडलर लतीफ था, इसके समेत 25 आतंकियों को देश से रिहा किया गया, जो लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खौफनाक आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे। इन आतंकियों को बहुत मुश्किल से मुठभेड़ में किसी तरह जान गंवाकर सैनिकों ने, सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। लेकिन इन सब को संबंध सुधारने के लिए, पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए इन सब पर से मुकदमे हटा लिए गए और इनको रिहा कर दिया गया। रिहाई नहीं कर दिया गया, बाकायदा पाकिस्तान भेज दिया गया। यह सब जम्मू, श्रीनगर, आगरा, वाराणसी, नैनी और तिहाड़ आदि जेलों में बनते। उन्हें 28 मई 2010 को बाकायदा भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते ससम्मान पाकिस्तान भेज दिया गया। और इन्हीं में से ये जो लतीफ था, एक जो पठानकोट हमले में पाकिस्तान का एक बाकायदा हैंडलर रहा, और अब आप उसको पकड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवा रहे हैं। इसके बाद कुछ और बातें आपको बताता हूं। शाहीन बाग में आजादी के नारे लगे, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। इसमें उमर खालिद, शर्जील इमामा जैसे जो बदमाश थे, उनको कांग्रेस खुलेआम समर्थन कर रही है। 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए मोदी सरकार के शासनकाल में, उसमें जितने आरोपी यही जो शर्जील इमाम, उमर खालिद वगैरह, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो आतंकवादी थे, जिन्हें अभी हाल में आज भी अभी है, वैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद तो अभी भी जेल में है और उसके साथियों को अभी इस साल जमानत मिली है। इन सब को बाकायदा कांग्रेस का समर्थन हासिल है, और इस कदर ये समर्थन है कि इनमें से कुछ को तो ये जो पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ दिल्ली का, उसमें वो अपना प्रत्याशी तक बनाने की कोशिश में थे कांग्रेस वाले। लेकिन जब कोर्ट का रुख देखा, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखा, तो कांग्रेस थोड़ी सहम गई थी कि कोर्ट ने किन्हीं को भी कोई जमानत नहीं दी। अब जो ये भारत मंडपम में नंगे होकर जो विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका गणित समझिए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष इसे गर्व जब बताती है तो ये प्रायोजित तो साबित हो ही जाता है, लेकिन इस एआई समिट को भारत की उपलब्धि मानने की बजाय इसकी छवि बिगाड़ने के लिए इन्होंने कैसे कोशिशें की, इसकी कैसी पृष्ठभूमि क्या थी, वो समझने की कोशिश कीजिए। आर्थिक और सामाजिक जो आतंकवाद है वो कैसे कांग्रेस उसको प्रायोजित कर रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले का जो कांग्रेस का इतिहास है, उसको छिपाने के लिए उसके बाद अब ये क्या हुआ कि पहले तो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि किसान आंदोलन आ जाएगा, किसानों को, भले ट्रेड डील क्यों हुआ उस पर किसानों को भड़काया गया। उसके बाद हुआ, वो भी नहीं चल पाया। उसके बाद ये हुआ कि ये आरक्षण के विरोध में एक पक्ष को बढ़ाना, एक पक्ष को घटाना, इस टाइप से हंगामा करवा के पहले यहाँ सामाजिक जो भारत की सामाजिक ढांचे थे, उस ढांचा है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई। जब यह नहीं चल पाया तो आरक्षण की राजनीति से सामाजिक ढांचे को बिगाड़ा जाए, एक पक्ष को बढ़ावा देकर एक पक्ष को दबाकर, वो भी किया गया, वो भी नहीं चला। एक चाइनीज कुत्ते के जरिए भी स्यापा फैलाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, एक छोटी सी घटना बनकर रह गई। अब उसके बाद फिर कांग्रेस जब देख रही थी कि भारत का कैसे सफलता का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया के जो 125 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थे, मंत्री, अधिकारी, सब वहां भारत का गुणगान कर रहे थे। इतना ही नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसी तमाम जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थे, उनके टॉप लीडर्स भी थे, वो जब भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब भारत की तारीफ कर रहे थे। और छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था यह, इंडिया एआई समिट
जो इम्पैक्ट समिट था 2026, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और उसके असर और उसकी भूमिका पर गंभीर चर्चा हो रही थी। हर सेशन, हर हॉल, हर मंच पर एक ही बात सुनाई दे रही थी कि भारत कैसे प्रगति कर रहा है। लोग बार बार कह रहे थे कि भारत जो पिछले कुछ सालों में डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्रांति जो भारत का की है वह कमाल की है। खासकर एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अब यह बात लगभग साबित हो चुकी है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यानी टॉप 3 में भारत। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह भारत की मेहनत, विजन और तेज प्रगति का सबूत है। फिर आया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भाषण। उन्होंने शुरुआत में नमस्ते कहा और अंत में जय हो कहा। बीच में उन्होंने जो आपको बताया था वो मुंबई के जो 10 साल पहले आए थे, 10-12 साल पहले वो आए थे मुंबई की सड़कों पर, उस समय की घटना बताई। और फिर जब आज यूपीआई जो जिस तरह कदर तरक्की कर चुका है उसकी उन्होंने बात बताई। फिर बैंक अकाउंट खोलने का जो कहानी है वो कैसे बदला, कैसे डिजिटल तरीके से भारत ने तरक्की की, ये सब बातें भारत का कोई नेता नहीं, फ्रांस का राष्ट्रपति बोल रहा था। उन्होंने बताया कि यूपीआई जो है वो कैसे बिना चार्ज के, बिना किसी परेशानी के पेमेंट ले लेता है। ऐसी पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। मैक्रोन ने आगे कहा कि भारत ने दुनिया में ऐसा कुछ बना दिया है जो किसी भी दूसरे देश में अभी तक नहीं बना है। 1.4 अरब लोगों के लिए डिजिटल आइडेंटिटी यानी कि आधार, बहुत बड़ी बात है, अमेरिका तक में नहीं है। हर महीने 20 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन और स्वास्थ्य से जुड़ी वो जो आभा वगैरह जो सुविधा है वो एक सभ्यता की कहानी बताया उसको। उन्होंने कहा कि एक सिविलाइजेशन स्टोरी, मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने की क्रांति है। और भाषण खत्म करते हुए उन्होंने फिर जोश में कहा जय हो। तो यह सब सुनकर जो है वहां मौजूद सब कोई तालियां बजा रहा था। दुनिया भर के लोग भारत की इस प्रगति को सलाम कर रहे थे। भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं था, एक भाग लेने वाला देश नहीं था, बल्कि वैश्विक इनोवेशन में भारत लीड कर रहा है। लेकिन ठीक इसी समय जब पूरी दुनिया भारत की सफलता का जश्न मना रही है, भारत से जलने वाले जो लोग हैं, जो भारत की तरक्की देख नहीं पा रहे हैं, वो बहुत परेशान और दुखी हैं। उनको सत्ता नहीं पाने का दुख सता रहा है। और इसमें आपको जैसे कि पता है सबसे ज्यादा जो जलन है वो कांग्रेस को है, जो अपनी सामंतवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रही है। क्योंकि जब दुनिया भारत को नंबर 3 इन एआई, डिजिटल चमत्कार, यूपीआई का जादू कर रही थी, तब कांग्रेस के लिए ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके जो आका थे, जिन्होंने उन्हें भारत को बदनाम करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उनका वो काम नहीं कर पा रहे थे, उसकी बौखलाहट थी उनको। वो चाहते हैं कि भारत कमजोर दिखे ताकि उनकी जो सॉफ्ट स्टेट वाली जो पुरानी इमेज है वो बचा के रखें। लेकिन अब भारत मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक लीडर बन चुका है। इसीलिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति खुद जय हो कहकर भारत की प्रशंसा कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। और उनकी चिंता जो है वो यह नहीं थी कि देश आगे बढ़ रहा है, उनकी चिंता यह थी कि उनकी राजनीति का आधार जो है वो खिसकता जा रहा है। यही है असली कहानी। एक तरफ दुनिया भारत को गले लगा रही थी, दूसरी तरफ कुछ लोग देश की इसी सफलता से इतने परेशान थे कि उन्होंने शर्मनाक हरकत करके इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन सच यही है, भारत की प्रगति रुकने वाली नहीं है और दुनिया इसे देख रही है, सराह रही है। अब आते हैं भारत सरकार के रुख पर कि भारत सरकार इस पर क्या करेगी और क्या कर रही है। यह हिंदू उदारता की पुरानी बीमारी है, आक्रांताओं को माफ कर देते हैं, लेकिन अब लोहे का हाथ दिखाना होगा। सरकार, न्यायालय, आम नागरिक, सबकी जिम्मेदारी है कि चुप मत रहें, बोलिए, शेयर कीजिए, बताइए कि यह महापाप है, यह गलती की माफी होती है, लेकिन अपराध की सजा होनी चाहिए। इन्होंने अपराध किया है, पाप किया है, इसकी इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसे शांत रहकर और छोटी मोटी धाराओं पर मुकदमा लगा के
नहीं टाला जा सकता है। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनसे पता किया जाना चाहिए कि इनके दिमाग में ये जहर किसने भरा। आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।